पिछले क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमने आपसे जो चर्चा किया था वो ओरिजिन तक हम लोग आ चुके थे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर बात है। तो कल हम लोगों ने उत्पत्ति या उद्भव या ओरिजिन के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखेंगे कि आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, कैसे यह विकसित हुआ और किस प्रकार से यह सभ्यता अस्तित्व में आई। तो जरा देखिएगा, हेडिंग डालिएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी इसका विकास, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास। डेवलपमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास, ठीक बात है। और अब इसके बारे में हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग डेवलपमेंट समझेंगे यानी विकास समझेंगे, है ना। खूब बढ़िया से इसको सुनिएगा, खूब बढ़िया से, ठीक है, ठीक है, बढ़िया से सुनिएगा तो पूरा डेवलपमेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कल जिस तरह से ओरिजिन आपके दिमाग में बैठा है उसी प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो ज्ञान रहता है, उसके बारे में तो खूब जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आधारित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए कि आखिर कैसे कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे विकसित हुआ और इतनी बड़ी सभ्यता यह बन पाया। ये एक दिन का तो काम होगा नहीं, इसमें लंबा समय लगा है। क्लियर बात। जैसे हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक डेट बताया था और मैंने कार्बन डेटिंग प्रोसेस किया और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, फिर बाद में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जब हम लोग कल नहीं मिलेंगे, हम लोग संडे को ऑफ रहेगा आपकी क्लास, संडे को क्लास ऑफ रहेगी, फिर मंडे से हम लोग मिलेंगे, ठीक बात है ना। चलिए, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के मुताबिक हमने आपको बताया था कि 2300 से लेकर 1750 बीसी के बीच, है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो 2300 मैंने लिखा था, ऐसा थोड़ी है कि 2300 में अचानक ही आ गया, नहीं, 2300 में अचानक नहीं आया। 2300 में तो सिविलाइजेशन की पूरी विशेषताएं क्लियरली विजिबल हो गई, यानी एकदम क्लियरली सब दिखने लगा, समझ रहे हैं ना, सब कुछ एकदम क्लियरली दिखने लगा। तो ये कहा जाता है कि 2300 में सारे कैरेक्टर इसके उभर गए और सारे कैरेक्टर हम लोग को दिखाई देने लगे। अदरवाइज इसका निर्माण तो पहले से चला आ रहा था, उसी को मैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा और मैं आप लोगों से प्रयास करूंगा कि आप लोग भी अपने नोटबुक पे इस ग्राफ को जरूर बनाइएगा। क्लियर बात, इस ग्राफ को जरूर बनाइएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। एकदम बनाते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी इसको बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे हम लगभग दे दिए हैं, लगभग का साइन दे दिए हैं, तो यानी इसका मतलब ये होता है कि मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, ये पिछले क्लास में भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि डेट यहाँ पे अलग अलग विद्वान, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग डेट की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे लगभग हम लोग लिखते हैं ना, अप्रोक्स 3250 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। और यहां भी अप्रोक्स लगा दीजिएगा और यहां भी अप्रोक्स लगाइएगा। क्लियर बात। ठीक है, क्लियर है। इसको लिखिएगा प्री हड़प्पा,
लिखिएगा, मैच्योर हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, और इसको लिखिएगा लेट हड़प्पा, यानी उत्तर हड़प्पा। ठीक है, एकदम बनाते जाइएगा, है ना। पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, लेट हड़प्पा। एक आप समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टर यानी ये सभ्यता का निर्माण की शुरुआत लगभग 32 से 50 में शुरू हो चुकी है, लेकिन सभ्यता के जो पूरा कैरेक्टर होता है, जो हमने आपको मैच्योर हड़प्पा का कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे क्या कहते हैं, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। हमने बताया था कि यहाँ पे सिटी टाउन्स होने चाहिए, और कैसे, तो प्लान्ड सिटी टाउन्स होने चाहिए। हमने और क्या बताया था कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म आपको वेट्स एंड मेजर्स होने चाहिए, यानी बाट माप कैसा होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। यहाँ पे डेवलप्ड स्क्रिप्ट होना चाहिए, यानी विकसित लिपि होनी चाहिए। ये सारे मैंने कैरेक्टर बताया था। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए, यानी प्रौद्योगिकी दक्षता होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर ही तो सिविलाइजेशन का था। क्लियर है? तो वो सब कुछ शुरुआत यहां से हो गया, और लेकिन 2600 तक आते आते क्लियरली दिखने लगा। इसी को 2600 की जगह पे हमने कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2300 लिखा था। क्लियर बात? तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी आप लोगों से डेट नहीं पूछा जाता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बात मानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग लगभग हर जगह पे लगभग मैंने साइन लगा दिया है ना। लगभग लगभग 3250 में ये शुरू होता है, और 2600 BC तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का यानी सभ्यता का जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है वो क्लियरली दिखाई देने लगा। फिर हम देखते हैं 2600 से 1750 से के बीच में यहां तक, या इसी को हम लोग 1800 भी कहीं कहीं मिल जाता है आपको लिखा हुआ, कि इसमें पूरी तरह से हड़प्पा के जितने कैरेक्टर हो सकते हैं, जो मैंने इससे पहले सभ्यता के जो कैरेक्टर आप लोगों को बताया था, वो सारे कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? और लेकिन 1750 के बाद में इसी एक कैरेक्टर में जो सभ्यता के चरित्र होता है, जो सभ्यता के कैरेक्टर होता है, उसमें डिक्लाइन आने लगा। क्लियर बात? और यहां से डिक्लाइन शुरू हो गया। कहां से? 1750 से डिक्लाइन होने लगा, और यहां तक आते आते आप देखिएगा कि लगभग लगभग पतन हो जाते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? नहीं पूछेगा, मैंने इसीलिए बताया। एक तो नंबर 1, अगर आप आईएएस की तैयारी करना जा रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो डेट भूल जाइए, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में डेट वाले क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं, और एंशिएंट इंडिया से तो बिल्कुल भी नहीं। गिने चुने मैं आपको बता भी दूंगा, 4 से 5 डेट ऐसे हैं प्राचीन भारत में जहां से आपसे डेट वाले प्रश्न बनते हैं। मेडिवल इंडिया से डेट वाले क्वेश्चन नहीं बनते। डेट वाला प्रश्न आपको मॉडर्न इंडिया से बनता है। क्यों भाई? क्योंकि मॉडर्न इंडिया की जो डेट है ना, वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो चुका है। क्लियर है? तो वहां से आपको दिखाई देगा, यहां नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहां से डेट वाले क्वेश्चन होते वगैरह नहीं है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे एक बात याद कीजिए, पिछली क्लास को थोड़ा सा याद करना आप लोग, जो पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था। इससे ठीक पहले हम लोगों ने एक काल पढ़ा था। इस काल से ठीक पहले हम लोगों ने एक काल पढ़ा था, और उस काल का नाम क्या दिया था? तो न्योलिथिक एज। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? न्योलिथिक एज यानी नौपशार काल। याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्लियर है? तो यहां पे याद रखिएगा कि एक न्योलिथिक एज यानी नौपशार काल, और नौपशार काल में कुछ कैरेक्टर आए थे। आपको मैंने बताया था कि यहां पर यही जो समय है जब पहली बार एग्रीकल्चर का यानी कृषि का कॉन्सेप्ट आया था। याद है? नौपशार काल की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एग्रीकल्चर आया था, और इसी एग्रीकल्चर के कारण यहां पे क्या शुरू हो गया था? सेटल्ड लाइफ, यानी
अस्थायी जीवन याद होगा आप लोगों को, ये सब मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे अस्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और अस्थायी जीवन की शुरुआत होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, तो विलेज लाइफ यानी ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है? और ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो चुकी थी तो इस समय कई सारे गांव बसे थे। कल ही मैं बता चुका हूं सब आप लोगों को, थोड़ा सा रिकॉल कर। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सब याद है। फैमिली लिख रहे हैं आप लोग, श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि फैमिली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, कल का हैंड राइटिंग वाले नोट्स आप लोगों को नहीं मिले हैं? ठीक है, मैं आज बोल देता हूं, सर को मैं बोल दूंगा, जो भी आप लोगों को देखते हैं, है ना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो यहाँ पे अस्थायी जीवन और ग्रामीण जीवन, और ग्रामीण जीवन अस्थायी जीवन के बाद में क्या हुआ, ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो गई। और ग्रामीण जीवन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे स्थल बने थे, याद है आप लोगों को, जैसे मेहरगढ़, जैसे कोल्डी हवा, कल ही मैंने चर्चा किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे साइट बन गए थे, यानी स्थलों का निर्माण हो चुका था। और मैंने बताया था कि इसी स्थलों का निर्माण यही बाद में डेवलप होगा और यहां तक पहुंचेगा। क्लियर है? तो यहां तक तो आप लोगों को बात मैंने बता चुका था। अब इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं कि यहाँ पे पूर्व हड़प्पा काल की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अब यही सब होगा ना। अब जैसे यहाँ क्या बना था, यहाँ पे क्या बना था, ग्रामीण जीवन यानी गांव, क्या बने थे, गांव बने थे। ठीक है, यहाँ पे गांव अस्तित्व में आया था। यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, अब जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो इस काल के लोगों को, यानी 3250 से लेकर 2600 के बीच वाले जो लोग हैं, इनको हम लोग चैल्कोलिथिक पीपल कहते हैं। यानी ताम्र प्रसारिक लोग, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र प्रसारिक लोग कहते हैं। इसको हम लोग ताम्र प्रसारिक लोग कहते हैं, है ना। यानी यहाँ पे कौन लोग थे, वो लोग थे, तो ये क्या करते थे, तो यही वो लोग थे जिन्होंने कॉपर का प्रयोग किया था। यही वो लोग थे जिन्होंने कॉपर का प्रयोग किया था, याद होगा आप लोगों को। यानी तांबे का प्रयोग किया था। यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग पत्थर का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ के लोग पत्थर का प्रयोग कर रहे थे, नवपाषाण काल के लोग पत्थर का प्रयोग कर रहे थे। जबकि पूर्व हड़प्पा काल के लोग यानी ताम्र प्रसारिक लोग, इन्हीं को कहा जाता है, इन लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल किया, तो कॉपर का इस्तेमाल किया। क्या रहेगा, किसका, कॉपर का, यानी तांबे का प्रयोग कर दिया। यही लोग हैं जो व्हील का प्रयोग कर रहे थे। व्हील माने पोटर्स व्हील, यानी बर्तन बनाने के, पोटर्स व्हील यानी बर्तन बनाने का चाक का प्रयोग कर रहे थे। याद आ रहे हैं, ये लोग चाक का प्रयोग कर रहे थे। खेती करने के लिए ये लोग प्लाव का इस्तेमाल करने लगे, यानी हल का इस्तेमाल करने लगे। याद रखिएगा, ये लोग हल का इस्तेमाल कर रहे थे, हल का प्रयोग कर रहे थे। ये लोग हल का प्रयोग करने लगे, यही लोग हैं। सब आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। हल का प्रयोग करने लगे। अब ये सब जो हुआ ना, तो इन सब चीजों से हुआ क्या कि यहां पे सरप्लस की स्थिति हो गई। सरप्लस इन प्रोडक्शन, यानी उत्पादन में अधिशेष, उत्पादन में अधिशेष होने लगा, है ना। यानी अधिशेष उत्पादन, याद रखिएगा, अधिशेष उत्पादन का मतलब कि ज्यादा उत्पादन, है ना। जैसे 10 केजी मेरी आवश्यकता है और 10 केजी आवश्यकता की जगह पे हमने 15 केजी उत्पादन कर लिया, तो जो 5 केजी ज्यादा हुआ ना, उसी को हम लोग सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पे आवश्यकता से ज्यादा ये लोग सरप्लस उत्पादन करने लगे प्री हड़प्पा काल में। क्लियर है, प्रोडक्शन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन में अधिशेष होने लगा यहाँ पे। अब जब अधिशेष होगा, जब ज्यादा किसी चीज का उत्पादन होगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि मेरी आवश्यकता 10 केजी अनाज की है,
चावल मान लो कि हम पूरे साल भर, मान लो एज्यूम कर लीजिएगा, ऐसा मत समझ लें कि पूरे साल में मैं 10 केजी चावल खाता हूं। मैं तो समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों से खा रहा हूं, है ना, कि मान लो कि 10 केजी मेरी चावल की आवश्यकता है और मैंने उत्पादन इस समय 30 केजी कर लिया, है ना, तो यानी 30 केजी उत्पादन हमने कर लिया और मुझे आवश्यकता 10 केजी का है, यानी कितना बच गया, 20 केजी। तो 20 केजी जो एक्स्ट्रा हुआ, इसी को ना हम लोग क्या कह रहे थे, सरप्लस कह रहे थे, यही सरप्लस है। अब जब ये सरप्लस एक्स्ट्रा हो गया 20 केजी, तो क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं ना, नहीं ना, फेंकेंगे तो नहीं, इसको नहीं फेंकेंगे ना, तो क्या करेंगे, जब नहीं फेंकेंगे तो पहले तो स्टोर करेंगे, स्टोर भी करके क्या करेंगे, सराएंगे तो नहीं, तो क्या किया जाएगा, उसका व्यापार किया जाएगा। तो जैसे व्यापार का कॉन्सेप्ट यहां पे, तो जैसे ही उत्पादन में अधिशेष की स्थिति हुई, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स का, यानी व्यापार वाणिज्य का कॉन्सेप्ट आ गया, व्यापार वाणिज्य का कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या करेंगे, स्टोर करने के बाद इसको लेन देन करेंगे। अच्छा, इस समय चूंकि मुद्रा है नहीं, तो मुद्रा नहीं है तो कैसे लेन देन कर रहे थे, बार्टर सिस्टम, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, है ना, चावल देकर गेहूं लेना, गेहूं देकर चावल लेना, क्लियर बात। तो बार्टर सिस्टम का प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा, तो जरा बताइए यहाँ पे ट्रेड सेंटर स्थापित होने लगेगा कि नहीं, यानी व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र स्थापित होने लगेगा। याद है यहां पे क्या आने लगेगा, अब व्यापारिक केंद्र की स्थापना होने लगेगी, और जैसे ही व्यापारिक केंद्र की स्थापना होगी, तो व्यापारिक केंद्र की स्थापना होने लगेगी, यानी ट्रेड सेंटर, यानी इसी को हम कहेंगे नगरों का, नगर निर्माण की शुरुआत हो गई, नगर निर्माण की शुरुआत, यानी बिगिनिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, बिगिनिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, है ना, बिगिनिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, यानी नगरों का निर्माण होने लगा यहाँ पे। और निर्माण हुआ तो नगरों के निर्माण होने से एक बात और हुआ कि यहाँ पे अब शहर के जो कैरेक्टर होते हैं, पहली बात यहीं पे शुरुआत होगा, लेकिन अभी कंप्लीट स्थापित नहीं होगा, बस शुरुआत होने लगेगा। और क्या क्या जैसे आने लगेगा, टाउन की विशेषता क्या है, तो स्क्रिप्ट होना ही होना है। तो यहीं पे बिगिनिंग ऑफ स्क्रिप्ट, यानी लिपि की शुरुआत हुई, लिपि की शुरुआत होने लगी, पहली बार यहीं पे लिपि की शुरुआत। अब सुन लीजिए, अब दिमाग में थोड़ा सा बिठाइएगा कि सर यहीं पे लिपि क्यों हुआ, है ना, इससे पहले लिपि क्यों नहीं हो रहा था। तो जैसे एक एकदम व्यवहारिक एग्जांपल देखो, रटिए मत, है ना, एकदम व्यवहारिक होकर पढ़िएगा ना तो जबरदस्त समझ में आएगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं हो, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अभी तो जैसे आप लोग ऑनलाइन वाले हैं, लेकिन जब ऑफलाइन में आप हमसे मुलाकात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो बहुत सारी जान पहचाने होती है ना। अब जैसे मान लो कि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं और आप सभी के सभी मेरे स्टूडेंट है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, क्लियर है। अब मान लो कि इनमें से कोई बच्चा ऐसा है, जैसे अभी आप लोग कहां से, अभी अब सब आप लोग बेरोजगारी भत्ता पे ही जी रहे हो ना, सब किस पे जी रहे हो, बेरोजगारी भत्ता पे कमा तो रहे नहीं हो, तो पिताजी जो भेज रहे हैं उसी से काम चल रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर रहकर पढ़ते हो और हर 1 तारीख को आपके घर से आपका बेरोजगारी भत्ता आता है, लेकिन हुआ क्या कि बेरोजगारी भत्ता आने में किसी रोज हो गया, लेट हो गया, है ना। पिताजी ने फोन किया और कहा कि बेटा ऐसा है कि इस बार थोड़ा सा लेट होगा, तुम किसी तरह से काम चला लो। अब काम चला लो तो इसका मतलब टिफिन वाला तो मानेगा नहीं, मकान मालिक मानेगा नहीं, तो कैसे होगा, तो किसी न किसी से लेना होगा नहीं, और लेना होगा तो आप किससे लोगे, तो मान लो कि आप हमारे पास आ गए, क्लियर है, और आप मेरे पास आ गए और आकर कहे कि सर एक काम कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा 1000 रुपया दीजिए, और फिर जैसे घर से आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। और चूंकि मैं बहुत दयालु आदमी हूं, नहीं मांगना मत, मैं बता दे रहा हूं तो मान लो कोई आ गया और कहा कि सर मुझे 1000 रुपया दे दीजिए, मैंने उसको 1000 रुपया दे दिया। अब मैंने एक आदमी को दिया और एक आदमी ने मुझे लिया, बताओ इसको लिखने उखने की जरूरत है कहीं,
कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाए कि आप लगे में से 20-50 लोगों के पैसे की समस्या हो जाए और सभी लोग मेरे पास आ जाए और आकर कहे कि सर मुझे 500 दे दीजिए, कोई कहे 1000 दे दीजिए, कोई कहे 2000 रुपया दे दीजिए। और चूंकि मैं दयालु हूं, नहीं तो मैंने क्या किया कि सबको जितना जितना मांगा उतना दे दिया। अब जरा बताओ, अब मुझे इसे लिखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि पहले तो एक था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। अब कम से कम 20 लोगों को मैंने दे दिया और 20 लोगों में भी सबको एक नहीं है, किसी को 500 है, किसी को 1000 है, किसी को 1500, किसी को 1800। तो बताइए अब लिखने की जरूरत पड़ी कि नहीं? वही ना, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तब अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉपी लाना पड़ेगा, एक कलम लाना पड़ेगा और सबके नाम के सामने जितना जितना दिया हूं उतना उतना लिखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यानी जब बहुत छोटे स्तर पर हम जब काम कर रहे थे व्यापार, तो लिपि की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लिखने उखने की जरूरत ही नहीं था। चावल हम दे देते थे, इतना चावल उठाकर दे दिए और इतना गेहूं हमने ले लिया। लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर होने लगेगा, अब शहर में आ गए हैं तो बड़े पैमाने पर होने लगेगा, तो अब इसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ेगी। और जब रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगा ना, तो वही रिकॉर्ड के लिए लिपि का प्रयोग किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहली बार लिपि का प्रयोग बेसिकली हम लोग प्री हड़प्पा काल में देखते हैं, यानी पूर्व हड़प्पा काल में ही लिपि यहां पे आने लगा। क्लियर बात है?